गुड इवनिंग क्लास। आज हम लोग सीखेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम यूज़ किया जाएगा फ्रीक्वेंटली। ये कुछ टर्म्स है जो हम लोग को जानना बहुत ज़रूरी है बिकॉज अकाउंट्स में, कॉमर्स में इन टर्म्स का बहुत बार प्रयोग किया जाएगा। सो आप लोगों को ये टर्म्स जितना जल्दी, जितना आसानी से क्लियर होगा, जितना अनडाउटेडली आप लोग याद रख पाओगे, समझ पाओगे, उतना ही आप लोग के लिए बेहतर होगा किसी भी चीज़ को समझने के लिए। ये टर्म्स कॉमर्स में यूज़ ज़्यादा होता है। इट्स नॉट अबाउट ओनली अकाउंट्स। आपको बिजनेस स्टडीज़ में भी ये यूज़ किया जाएगा, ये सारे टर्म्स। तो अगर एक सेंटेंस में ऐसे कुछ ऐसा टर्म्स है जो आप लोगों को परेशान कर रहे हैं, तो आप लोगों को वो सेंटेंस समझने में ही मुश्किल होगा। दैट इज़ वाई आज हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग वो टर्म्स अच्छे से क्लियर कर पाए। ठीक है, सो आप लोग लिखिए सम बेसिक इम्पॉर्टेंट टर्म्स। सम बेसिक इम्पॉर्टेंट टर्म्स। पहला, नंबर 1 इज एसेट। एसेट, ASSETS, एसेट्स। ब्रैकेट में आप लोग लिख सकते हो प्रॉपर्टी, जस्ट फॉर द सेक रिमेम्बर, मतलब याद रखने के लिए। ओके, तो एसेट क्या होता है? एसेट मतलब प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी मतलब संपत्ति। अब संपत्ति का मीनिंग बहुत कुछ हो सकता है, अलग अलग लोगों का नज़रिया अलग अलग है संपत्ति को लेके, प्रॉपर्टी को लेके। सो हम लोग क्या समझे सर? मैं बोलता हूं कि एसेट इज एनीथिंग which belongs to the business and that can be used by the business for longer period of time, which gives benefit in future. An asset is anything which belongs to the business and that can be used by the business for longer period of time and which gives benefit in future. इसका मतलब क्या हुआ सर? फर्स्ट ऑफ ऑल, टू बी एन एसेट, एक एसेट होने के लिए वो बिजनेस का खुद का होना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बिजनेस एक रेंटेड प्लेस पे कर रहा है कि मेरे को भाड़ा देना पड़ता है, तो वो बिल्डिंग जिसमें हम बिजनेस कर रहा है कैन नॉट बी माई एसेट। वी कैन नॉट कॉल इट एज आवर एसेट। वाई? दैट डज नॉट बिलोंग टू मी। वो मेरा अपना नहीं है, वो किसी और का है। मेरा लैंडलॉर्ड है, मेरा घर मालिक है, मेरा मकान मालिक है, तो उसको मुझे भाड़ा देना पड़ता है। तो इट इज एन एसेट फॉर हिम, इट इज नॉट एन एसेट फॉर मी। क्लियर? सो एसेट होने के लिए सबसे पहले तुम्हारा खुद का होना पड़ेगा, योर ओन बिलोंगिंग। ठीक है। नंबर 2, अब कोई बोलता है कि मोबाइल फ़ोन एसेट है। एक दिन एक स्टूडेंट ने मुझे बताया कि सर मेरे पास एक मोबाइल है, तो क्या ये मेरा एसेट है? तो देखो, मोबाइल फ़ोन का जो है वो हाँ तुम्हारा खुद का है, इट बिलोंग्स टू यू, यू ओन अ मोबाइल, तो तुम्हारा खुद का है। बट इसके अलावा और एक चीज़ आपको गौर करना पड़ेगा कि क्या ये बहुत दिनों तक यूज़ कर रहा हूँ मैं? जैसे मेरा फ़ोन है, मेरा फ़ोन आज 3 साल हो गया मैं यूज़ कर रहा हूँ, इट्स मोर देन 3 ईयर्स। तो मेरे लिए आज के डेट पे ये एसेट ही है, क्योंकि मैं उसको बहुत दिनों तक यूज़ कर रहा हूँ। सर ये बहुत दिन कितना दिन पकड़े? वी कैन कंसिडर 1 ईयर। कि किसी भी चीज़ को अगर हम लोग 1 साल से ज़्यादा दिन तक हम लोग ओन करते हैं, तो वो मेरा एसेट बन जाता है। अब कोई अगर है जो मोबाइल हर 3 महीने में अपडेट करता है, तो दैट फॉर हिम दैट कैन नॉट बी एन एसेट। वो उसका संपत्ति नहीं हो सकता, वो उसका खर्चा होगा, पर वो उसका संपत्ति नहीं है। मे बी उसका खुद का है, तो वो उसका संपत्ति नहीं है। वाई? क्योंकि अगर आप लोग इतना ही समझ लो कि कोई भी चीज़ जो अपना है वो एसेट है, तो पेन, पेंसिल, रबर वो सब भी मेरा संपत्ति होगा, राइट? मेरा बिलोंगिंग्स है, वो मेरा संपत्ति नहीं है। मैंने बोला एसेट होने के लिए, संपत्ति होने के लिए बिलोंगिंग होना पड़ेगा, तुम्हारा खुद का अपना होना पड़ेगा। पर ऐसा नहीं है कि जो भी अपना है वही एसेट है, राइट? दिस चश्मा इज व्हाट दैट आई एम वेयरिंग, ये भी तो मेरा ही है, बट इट इज़ नॉट माई एसेट। ठीक है, मैं इसको बहुत सालों तक यूज़ नहीं करूँगा और ये मेरा ऐसा नहीं है कि ये मेरा वो है, क्या बोलता है, बेनिफिट देगा मेरे को मैं फ्यूचर में। सो
बहुत कुछ चीज़ सोचना पड़ता है, ठीक है। अब मैं इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करूँगा, इन वेरी इजी लैंग्वेज में तुम लोगों को एग्जाम्पल से समझाता हूँ। लैंड इज़ एन एसेट, बिल्डिंग इज़ एन एसेट, फर्नीचर इज़ एन एसेट, मशीनरी इज़ एन एसेट, कैश इज़ एन एसेट, ठीक है। सो ये सब क्या है, एसेट है मेरे, क्योंकि ये मेरा खुद का है और मेरे पास बहुत दिनों तक रहेगा, तो ये मेरे लिए एसेट है, टू बी वेरी प्रिसाइज, ठीक है। सो asset is anything which belongs to the business and that can be used by the business for longer period of time and obviously it will give benefit in future. मैं क्यों रखूंगा किसी चीज़ को बहुत दिन मेरे पास, क्योंकि मेरे को फ्यूचर में काम आएगा, फ्यूचर में मुझे उससे बेनिफिट मिलेगा, दैट इज़ वाई इट इज़ एन एसेट। आई थिंक ये क्लियर है। सो आप लोग इतना ही दिमाग में रखिएगा, वेन एवर द एसेट वर्ड कम्स टू यू, तुम्हारा दिमाग में ये होना चाहिए, ये मेरा अपना होगा एंड इसको मैं बहुत दिनों तक यूज़ कर पाऊंगा। गाड़ी, कार इज़ एन एसेट, बहुत दिनों तक लोग यूज़ करता है उसको, ठीक है। इसके सिनोनियम में एक तुम लोग को एग्जांपल देता हूँ ताकि तुम लोग वो कर पाओ, कंपेयर कर पाओ। अब मान लो एक और टर्म है कॉल्ड गुड्स, GOODS, गुड्स। गुड्स मतलब सामान। अब सामान एंड एसेट में बहुत क्लोज रिलेशन है, लेकिन बहुत बड़ा डिफरेंस भी है। कैसे? मैंने अभी थोड़ा देर पहले बोला गाड़ी, कार। गाड़ी, जैसे मेरा एक गाड़ी है वो Hyundai कंपनी का है। अब मेरे लिए, मैंने जस्ट बोला मेरे लिए कार, मेरे लिए क्या है, एसेट, राइट। तो मेरे लिए कार एसेट है, लेकिन मैंने इसको खरीदा Hyundai से, Hyundai ने भी खरीदा था उसको, या फिर Hyundai ने खुद बनाया था उसको, और या फिर यहाँ के जो डीलर है Hyundai के, उन्होंने खरीदा था कंपनी से। तो उन्होंने खरीद के लाया, बट व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ देम? वो लोग क्या किया, वो लोग उसको बेचने के लिए खरीदा था, यूज़ करने के लिए नहीं। सो वही चीज़ मेरे लिए एसेट है, किसी और के लिए गुड्स है। क्यों? क्योंकि वो उसको बेचने के लिए लाया था एंड मैं इसको यूज़ करने के लिए खरीदा हूँ। मैंने अपना लास्ट वीडियो में मैंने अग्रवाल इंडस्ट्रीज़ का नाम लिया था। अग्रवाल इंडस्ट्रीज़ फर्नीचर में डील करते हैं, तो मैं अपने घर के लिए फर्नीचर लाऊंगा खरीद के वहाँ से, तो मेरे लिए वो फर्नीचर हो जाएगा एसेट। लेकिन अग्रवाल इंडस्ट्रीज़ फर्नीचर खरीद के लाते हैं कहीं और से, लेकिन उनके लिए फर्नीचर एसेट नहीं है। क्यों? क्योंकि वो उनको बेचने के लिए ला रहे हैं। तो व्हाट इज गुड्स? गुड्स मीन्स मर्चेंडाइज्ड कमोडिटीज मेंट फॉर रीसेल। गुड्स मीन्स मर्चेंडाइज्ड कमोडिटीज। मर्चेंडाइज मतलब जो लोग मर्चेंट लोग, ट्रेडर लोग खरीदते हैं, उसको मर्चेंडाइज कमोडिटीज बोलता है। मेंट फॉर रीसेल, अगर हम लोग सेल करने के लिए खरीद रहे हैं तो दैट इज आवर गुड्स, और अगर हम लोग यूज करने के लिए खरीद रहे हैं काफी दिनों तक, वो मेरे लिए एसेट है, ठीक है। तो हम लोग खरीद सकता है 3 चीज। देखो अब 3 आ गया सर कहाँ से? एक हो गया एसेट, क्योंकि एसेट खरीदने से बहुत दिनों तक यूज करना पड़ेगा। एक हो गया गुड्स, जो कि हम खरीदेगा और बेचेगा, इसको बोलेगा हम गुड्स। एंड एक और चीज़ जो मैंने बोला था कि मैंने खरीदा है बट कुछ दिनों के लिए, क्योंकि उसके बाद वो उसका यूज़, उसका बेनिफिट ख़त्म हो जाता है। जैसे पेन, पेंसिल, रबर, स्टेशनरी, जो भी चीज़ मैं यूज़ एंड थ्रो करता हूँ, कुछ दिन बाद फेंक देना पड़ता है, ख़त्म हो जाता है उसका बेनिफिट, उसको बोला जाता है एक्सपेंस, खर्चा। वो हम लोग और आगे आएंगे, बट तुम लोग का दिमाग में जब एग्जाम्पल घूमेगा तो बहुत चीज़ घूमेगा। अपने आसपास देखोगे तो तुम बहुत कुछ चीज़ देखोगे, ये भी मैंने खरीदा, ये भी मैंने खरीदा, ये भी मैंने खरीदा। सो मैंने एग्जाम्पल के तौर पे बोला है, जो तुम यूज़ कर पाओ और जिससे तुमको बेनिफिट मिले तुम्हारे बिजनेस को बहुत दिनों तक, उसी को एसेट बोला जाता है। और जो यूज़ एंड थ्रो है, जो तुमको बेनिफिट नहीं देता है इन फ्यूचर, वो मेरे लिए एसेट नहीं हो सकता। अब शो पीस भी हम लोग खरीदते हैं। मैं तुम लोग को बोलते बोलते मैं भी इधर उधर देख रहा था, तो मेरे को एक दिखा शो पीस, वो भी मैंने खरीदा है। मैंने तो बेचा नहीं उसको, मैंने इसको खरीदा अपने लिए, तो ये भी मेरा बिलोंगिंग हुआ। मैं बहुत दिनों से शो पीस का काम किया, चुपचाप एक जगह पे पड़ा रहना, बहुत सालों तक पड़ा हुआ है, पर ये मेरे को कुछ बेनिफिट दे रहा है फ्यूचर में? नहीं, ये मेरे बिजनेस रिलेटेड कुछ है ही नहीं। सो दैट इज़ वाई इट इज़ नॉट माई एसेट, ठीक है। इसको हम लोग एक्सपेंस के हिसाब से ट्रीट करेंगे। So we will be more discussing about it, but for the time being, asset is something which is a property of the business, belongs to the business and can be used by the business for
longer period of time. Let us come to the next one, capital. Capital पहले भी हम लोग बहुत बार स्कूल में सुना होगा कैपिटल के बारे में, तो बहुत जन का कैपिटल के बारे में एक मोटा मोटी आइडिया है, बट मोस्ट ऑफ यू जितने भी आप लोग सुन रहे हो वो लोग कैपिटल बोलते ही एक ही चीज़ दिमाग में आता है कि कैपिटल मतलब पैसा। कैपिटल क्या होता है? कैश। कैपिटल क्या होता है? पैसा होता है। गलत है, पार्शियली, नॉट कंप्लीटली, पार्शियली। वाई? कैपिटल का मीनिंग है एनीथिंग, एनीथिंग contributed by the owner of a business. Owner means malik. Anything contributed by the owner of a business to the business is known as asset. कोई भी बिजनेस का मालिक अपने दुकान में, अपने बिजनेस में, अपना जेब से कुछ भी डालेगा, अपना घर से कुछ भी लेके आके डालेगा, that will be considered as capital. मेरा दुकान है, मैंने दुकान स्टार्ट किया, 50,000 रुपये दिया क्योंकि मेरे को कुछ कुछ सामान लगाना था, उसमें इंस्टॉल करना था, तो दैट इज़ माई कैपिटल। इतना तक तो आप लोग को भी पता है। मेरे पास एक घर पे फ़ैन पड़ा हुआ था, तो मैंने ख़रीदा नहीं फ़ैन, मैंने दुकान में वो ले गया, मैंने लगा दिया, दैट इज़ ऑल्सो कैपिटल। मेरे पास एक फर्नीचर था, घर पे पड़ा हुआ था अनयूज्ड, मैं वो भी ले गया, वहाँ पे लगा दिया दुकान में, दैट इज ऑल्सो कैपिटल। तो मालिक सिर्फ पैसा जब देता है उसको कैपिटल नहीं बोलता, उसके साथ साथ जो भी कुछ लाता है घर से उसको भी कैपिटल बोला जाता है। सो ये कंसेप्ट आप लोग क्लियर रखो कि एनीथिंग कंट्रीब्यूटेड इज नोन एज कैपिटल। एनीथिंग कंट्रीब्यूटेड बाय द ओनर, मालिक कंट्रीब्यूट करने से। अब कोई बिजनेसमैन लोन लेता है बिजनेस स्टार्ट करने के टाइम, तो लोन लेके वो बैंक से पैसा निकाल के लाता है और वो भी जमा करता है, बट वो कैपिटल नहीं बोला जा सकता। वाई? बिकॉज वो मालिक नहीं दे रहा है, वो बैंक वाला दे रहा है, तो दैट इज़ अ बैंक लोन। ठीक है, तो वो कैपिटल हम लोग नहीं बोल सकता क्योंकि मालिक नहीं लाया, वो लाया गया है किससे, कहाँ से? वो लाया गया है बैंक से। सो इसीलिए हम लोग उसको कैपिटल नहीं बोलेंगे। जो मालिक अपना जेब से देगा वो ही क्या है? कैपिटल है। अब इसमें मैं और अच्छा से तुम लोग को ये बोलूँ कि बैंक वाला चलो बाहर का आदमी है, अब मैं अगर बोलूँ कि मैं अपना मिसेस से उधार लेके, मेरा खुद का मिसेस ऑब्वियसली, तो मेरे मिसेस से उधार लेके पैसे मैं अगर बिजनेस में डालूँ तो भी वो कैपिटल नहीं होगा, क्योंकि वो लोन, ओनर्स वाइफ्स लोन भी बिजनेस के लिए अलग चीज़ है, क्योंकि वो ओनर नहीं है। अपार्ट फ्रॉम ओनर कहीं से भी पैसा आए बिजनेस में विल बी नॉट बी ट्रीटेड एज कैपिटल, अगर बिजनेस मैन लाए भी तो। ठीक है, सिर्फ अपना हिस्सा से जो देगा हम, दैट विल बी नोन एज कैपिटल इरेस्पेक्टिव ऑफ कैश। कैश ही होना पड़ेगा, नॉट कंपल्सरी। नेक्स्ट, ड्राइंग्स। अब ड्राइंग्स मतलब यहाँ पे क्या कम, वो यहाँ पर ये आर्ट एंड ड्राइंग का बात यहाँ पे नहीं है। ड्राइंग्स इज जस्ट द कॉन्ट्रैरी ऑफ कैपिटल। कैपिटल का ठीक ऑपोजिट को बोला जाता है ड्राइंग्स। कैसे सर? एनीथिंग कंट्रीब्यूटेड बाय द ओनर इज नोन एज कैपिटल। एनीथिंग विड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस बाय द ओनर इज नोन एज ड्राइंग्स। मालिक जो देता है उसको कैपिटल बोला जाता है, पर मालिक जो बिजनेस से निकालता है जो भी, क्लियर? इट्स नॉट अबाउट ओनली कैश अगेन, कुछ भी। मैं दुकान में बैठा हुआ, मेरा बेटा आया, बोला पापा मेरे को चिप्स खरीदना है। ठीक है बाबू, चिप्स खरीदना कितना चाहिए? 10 रुपये। मैंने जेब चेक किया, देखा मेरे पास 10 रुपये चेंज नहीं था, तो मैंने कैश बॉक्स से 10 रुपये निकाल के दे दिया। दैट इज ऑल्सो ड्राइंग्स। बिजनेस उसका भी हिसाब रखेगा। ठीक है, फिर वो थोड़ा देर बाद वापस आया, पापा मेरा एक तो बुक स्टॉल है, मेरा जो बिजनेस है वो बुक स्टॉल है। ठीक है, तो पापा मेरे को होमवर्क करने के लिए कॉपी भी चाहिए। ठीक है बेटा, कॉपी ले लो। तो इस बार मैंने उसको पैसा नहीं दिया, इस बार मैंने उसको एक सामान दिया मेरे दुकान का। ठीक है, दैट इज ऑल्सो ड्राइंग्स। मेरा गेस्ट आने वाला है घर पे, मेरे को 2 कुर्सी चाहिए था एक्स्ट्रा, दुकान से उठा के लेके आ गया। दैट इज ऑल्सो ड्राइंग्स।
So anything withdrawn by the owner of a business from the business is known as drawings, just the opposite of capital. शायद क्लियर हो आप लोगों को. तो we have three terms till now: asset, capital, drawings. Next term is liabilities. अब liabilities क्या होता है? Liability को हम डिफाइन नहीं, इसका मीनिंग हम लोग बोल सकते हैं कि द कैपिटल ऑफ द ओनर along with other debts, capital of the owner along with other debts, DEBTS, debts मतलब उधार, ठीक है, DEBTS, B साइलेंट रहता है, DEBTS. तो कैपिटल ऑफ द ओनर along with other debts are collectively known as liability. एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कैपिटल जो है बिजनेस का, उसके साथ साथ जो अदर लाइबिलिटीज है, अदर कलेक्टिव डेट्स है, उसको साथ जोड़ा जाए तो लाइबिलिटी बनता है. अब कैपिटल ऑफ द ओनर इज अ लाइबिलिटी. मैं इन शॉर्ट लाइबिलिटी को बोलूँ तो इट्स उधारी, कर्जा, वट एवर यू से, ठीक है. अब बिजनेस में कैपिटल को भी उधार या फिर कैपिटल को भी कर्जा माना जाता है. ऐसा क्यों सर? तो इसमें एक छोटा सा कंसेप्ट है जिसको बोलता है एंटिटी कंसेप्ट. तो ये एंटिटी कंसेप्ट हम लोगों को क्या बताता है? एंटिटी कंसेप्ट बोलता है कि हमेशा ओनर, बिजनेस अलग रखो. ओनर को एंड बिजनेस को अलग अलग रखो. दोनों का हिसाब को मिक्स मत करो. क्यों ऐसा बोला जाता है? ओनर तो अपना ही आदमी है भाई, फिर भी इसको अलग हिसाब से माना जाता है, बाहर का आदमी के हिसाब से ही माना जाता है. ऐसा क्यों? अब मैं तुमको सिंपली एक बात बोलता हूं. अगर ये दोनों एक होता तो उस जो मैं एग्जाम्पल देने वाला हूं उसमें थोड़ा सा इफेक्ट होता. क्या इफेक्ट होता सुनो. आज मान लो मैं ओनर हूं बिजनेस का, तो मेरे को एक लॉटरी लग गया 50 लाख रुपए का, 50 lakhs का एक लॉटरी लग गया, मान लेते हैं क्या है, तो लॉटरी लग गया. मेरे को लॉटरी लगने से क्या बिजनेस को कोई फायदा होगा? मेरे हिसाब से नहीं. वाई? मेरे को लॉटरी लगा है, उस लॉटरी से मैं वर्ल्ड टूर करूंगा, गाड़ी खरीदूंगा, ब्ला ब्ला ब्ला, यहाँ वहाँ खर्चा करूंगा. सो बिजनेस को क्या फायदा हुआ? उसमें फायदा मेरे को हुआ है, राइट? हाँ, मैं अगर कुछ इन्वेस्ट करता हूं उसमें से बिजनेस में तो सेपरेट थिंग है, बट मेरे को लॉटरी लगा, उतना ही है बात. मैंने इन्वेस्ट किया बताया नहीं, कंडीशनल. तो मेरे प्रॉफिट में बिजनेस का प्रॉफिट नहीं दिख रहा है, राइट? सिमिलरली अगर मेरे घर में, भगवान ना करे, अगर मेरे घर में आग लग गया तो इसमें मेरा लॉस है. बिजनेस का क्या लॉस है? बिजनेस में कस्टमर्स कम आएंगे? नहीं, बिजनेस जैसा है वैसे ही चलते रहेगा. सो माई पॉइंट ऑफ व्यू इज, अगर मेरे प्रॉफिट में बिजनेस का कोई प्रॉफिट नहीं है, अगर मेरे लॉस में बिजनेस का कोई लॉस नहीं है, तो मालिक एंड बिजनेस कैसे एक होंगे? दे आर ऑलवेज ट्रीटेड सेपरेटली. इसीलिए मालिक का पर्सनल खर्चा को हम लोग खाते में, बिजनेस के खाते में रिकॉर्ड नहीं करता. वो मेरा बेटा आया था, 10 रुपये का कॉपी लेके गया, मैं तो लिख सकता था खाते में, मैं नहीं लिखूंगा. मैं अगर लिखूंगा, एक्चुअली मैं लिखूंगा, बट मैं क्या बोल के लिखूंगा? मैं ड्राइंग्स बोल के लिखूंगा कि मैंने लिया है. मैं तो बिजनेस का खर्चा हिसाब से दिखा सकता हूं, उसको नहीं दिखाऊंगा. 10 रुपये जो मेरे बेटे को दिया चॉकलेट खरीदने के, सॉरी चिप्स खरीदने के लिए, वो भी मैं बिजनेस का खर्चा में डाल सकता था, मैं नहीं डालूंगा, वो मेरा पर्सनल खर्चा है. तो मालिक का एंड बिजनेस को हमेशा क्या करो? अलग रखो. तो सिंस अभी ये दोनों, ये कंसेप्ट अप्लाई होता है कि दोनों अलग है, तो वहां जाके क्या होता है? मालिक जब बिजनेस को कैपिटल देता है, मालिक जब बिजनेस को कैपिटल देता है, तो बिजनेस सोचता है कि ये इंसान मेरे को पैसा दे रहा है. बिजनेस सोचता है कि ये इंसान मेरे को पैसा दे रहा है आज, कल, परसों, तरसों, 10 साल, 50 साल, 100 साल बाद होने से भी कल मुझे रिटर्न करना पड़ेगा उसको. तो जो चीज़ मेरे को रिटर्न करना ही पड़ेगा, चाहे वो 100 साल बाद ही क्यों ना हो, तो वो आज मेरे लिए लाइबिलिटी है जब तक मैं उसको रिटर्न ना करूं. सो दैट इज वाई कैपिटल ऑफ द ओनर इज ट्रीटेड एज अ लाइबिलिटी. उसके अलावा, कैपिटल के अलावा और बहुत से चीज़ें हैं, जैसे कि थोड़ा देर पहले मैंने बोला बैंक का लोन, मिसेस का लोन, इवन
अगर मालिक को ही अपना घर का नहीं मानता बिजनेस, तो बैंक वाले को और मालिक के बीवी को कहाँ मानेगा अपना? तो वो लोग भी बाहर के हैं। तो बैंक से जो लोन लाया है तो उसको भी बैंक को भी चुकाना पड़ेगा, तो वो भी लाइबिलिटी है। मिसेस का जो लोन है वो उसको भी चुकाना पड़ेगा बिजनेस को, तो वो भी लाइबिलिटी है। सो एज ए होल सारे लाइबिलिटी, सारे जो कर्जे हैं वो सब मिला के, एज वेल एज द कैपिटल ऑफ द बिजनेस, सब मिला के हम लोग बोलते हैं लाइबिलिटीज ऑफ अ बिजनेस। तो ये हो गए 4 टर्म्स। इसके अलावा और बहुत सारे हैं, बट हम लोग धीरे धीरे डिस्कस करेंगे, माइंड फ्रेश रखेंगे, क्योंकि ये सब बहुत बेसिक्स चीज़ें हैं। बेसिक्स जितना जल्दी आप लोग क्लियर कर पाओगे, जितने आराम से डिस्टिंक्टली आप लोग क्लियर रख पाओगे, पूरा क्लियर कंसेप्ट रहेगा, आगे जाके हम लोग उतने ही जल्दी सीख पाएंगे। यहाँ हम लोग जितना हड़बड़ी करेंगे, आगे जाके उतना कन्फ्यूजन लगेगा, क्लियर होने में उतना टाइम लगेगा। सो आज के लिए मैं इतना ही, इस वीडियो में मैं इतना ही बताऊंगा आप लोगों को। हम लोगों ने क्या क्या सीखा, एसेट क्या है, थोड़ा बहुत गुड्स के बारे में भी सीखा, बट वापस हम लोग सीख लेंगे। एसेट क्या है, गुड्स क्या है, कैपिटल क्या है, ड्राइंग्स क्या है एंड लाइबिलिटीज़ क्या है। सो ये 5 टर्म्स मोटा मोटी हम लोग क्लियर किया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे आगे और कुछ टर्म्स है उसके बारे में भी डिस्कस करूँगा। फिलहाल के लिए आज इतना ही। थैंक यू एंड नेक्स्ट क्लास वापस मिलते हैं। स्टे ट्यून्ड।